चलिए दोस्तों, आज समझाता हूं आपको एक प्रेम कहानी के बारे में। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, टाइगर हनीफ, शेख सादिक, इन सभी बड़े लोगों की प्रेम कहानी। इस कहानी को समझते और जानते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अभी जिन लोगों का मैंने नाम लिया, उन लोगों से आप लोग काफी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ देश का पैसा ही नहीं लूटा, बल्कि पूरे दुनिया के सामने देश को बदनाम भी किया। और इनकी प्रेमिका लंदन, वो शहर है जहां आप किसी भी देश से कोई भी क्राइम करके वहां आके अपनी पूरी जिंदगी बिना टेंशन के गुजार सकते हैं। कैसे? आखिर क्यों यूके पनाह देती है इन फ्रॉडस्टर्स को? क्या भारत या कोई दूसरी देश इन फ्रॉडस्टर्स की मांग नहीं करती? दोस्तों, यूके से किसी भी फ्रॉडस्टर को भारत वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। दरअसल 1992 में इंडिया और यूके के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुआ था, जहां यह कहा गया है कि आपको अगर किसी भी फ्रॉडस्टर को अपने देश वापस लाना है तो आपको दूसरे देश से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इंडिया ने कुल 20 से ज्यादा बार यूके से रिक्वेस्ट की है, लेकिन यूके ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया था सिर्फ 2 बार। दरअसल किसी भी अक्यूज्ड को वापस करते वक्त यूके की कोर्ट्स गिनवाती हैं ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस। इंडियन अथॉरिटीज को यह प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया की जेल्स अच्छी कंडीशंस में है, अक्यूज्ड को फ्री ट्रायल मिलेगा और अक्यूज्ड के साथ कोई भी टॉर्चर नहीं होगा जेल में। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन के वक्त विजय माल्या ने कोर्ट्स में यह डिफेंस रखा कि इंडियन जेल्स में सनलाइट और फ्रेश एयर नहीं है। यूके कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड माना और एक्स्ट्राडिशन करवाने से इनकार कर दिया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह पता चलता है कि यूके इन फ्रॉडस्टर्स या स्कैमस्टर्स को बचा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? फ्रॉडस्टर्स को बचाने से, क्रिमिनल्स को बचाने से यूके का क्या फायदा? दोस्तों, यहां हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के बारे में। ये लोग यूके जाते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। यूके की सिटीजनशिप लेना महंगा है, लेकिन आसान है। यूके की सिटीजनशिप लेने का प्राइस है 2 मिलियन पाउंड्स, यानी 20 करोड़ रुपए। और जो स्कैमस्टर 7,000 करोड़ का फ्रॉड करके भारत से यूके जा रहा है, वो खुद को बचाने के लिए 20 करोड़ तो दे ही सकता है। इसी के साथ वो यूके में एसेट्स खरीदेगा, प्रॉपर्टीज खरीदेगा और इससे वो देश में कैश फ्लो बढ़ाएगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक, ये कभी भी अपने एसेट्स या एसेट होल्डर्स डिक्लेयर नहीं करता, लोगों का ब्लैक मनी यूज करके अपने कंट्री में कैश फ्लो बढ़ाता है। लोगों का ब्लैक मनी सेफ हो जाता है और स्विट्जरलैंड को फायदा हो जाता है। यूके और स्विट्जरलैंड जैसा सेम काम मॉरिशस भी करता है। यहां आप शेल कंपनी इजीली बना सकते हैं, यानी वो कंपनीज जो ऐसे में खोखली कंपनीज होती हैं, यानी सिर्फ पेपर पे उनका एग्जिस्टेंस होता है। इसी के थ्रू एक आदमी अपने किसी दूसरे कंपनी में अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करता है और इसी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस होता है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। और ऐसे ही कई सारी और भी कंट्रीज हैं जो यही सब काम करके अपने देश में कैश फ्लो एक्स्ट्रा बढ़ाती हैं। तो क्या ये सब सही है? मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं। लेकिन वहां की गवर्नमेंट्स और वहां की लॉ ये सब सही मानती है, तो वहां ये सब अभी भी चल रहा है। प्लस हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स के बारे में। यहां सिर्फ 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ना तो ये इंटरनेशनल पीस को बिगाड़ता है और ना ही ये क्राइम्स वायलेंट होती है। तो यूएनएससी और इंटरनेशनल कोर्ट भी ये सब मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करती है। दोस्तों, ये जितने भी व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, इनसे जान तो नहीं जाती किसी की, लेकिन इससे हुए कर्ज और लॉस को मिटाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं और ये पैसा गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स का यूज करती है। यानी कि एट द एंड खर्चा हुआ आपका और मेरा, नुकसान हुआ हम जैसे लोगों का। इसीलिए इन सब के बारे में हमें जानना जरूरी है। हम इन क्राइम्स को रोक तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट इन सारे क्राइम्स के बारे में जाने और समझे रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।